नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। पठानकोट हमले के 60 घंटे बाद एक बार फिर ये दावा किया जा रहा है कि सरहद पार से आए 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल नाम के एक आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जैसा कि होता आया है, एक बार फिर इस हमले के बाद देश और प्रदेश में स्टेशन से लेकर गली नुक्कड़ तक अलर्ट है। चाय की थड़ी से लेकर केंद्र सरकार के खेमे में इस हमले की चर्चा की जा रही है। कोई देश के आकाओं की नाकामी को गिनाता है तो किसी को नवाज शरीफ की मुलाकात पर एतराज है। कोई ये भी कहता है कि पाकिस्तान ने फिर से दगा दिया है। दगेबाजी के इस आरोप को हमने भी सर माथे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ आज बिग फाइट लाइव का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या इतना काफी है या फिर ये हमला आत्ममंथन की सीख देता है? मुंबई के बाद गुरदासपुर के दीनानगर में और अब पठानकोट में ये हमला हुआ है, तो ये अगली बार हमला नाकाम करने की कोशिश क्या अब कर पाएंगे? कोशिश हर सवाल के साथ जवाब लेने की होगी। खास पेशकश जारी। पाकिस्तान को सफेद झंडा नहीं दिखाना है, बल्कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए ताकि उसके हौसले पर दगा दिया, इसके पीछे की वजाहत को टटोलेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। पंजाब के पठानकोट एयरबेस स्टेशन पर आतंकी हमले के बाद 60 घंटे के ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। इस हमले में देश ने भी 7 जाबाजों को न्योछावर कर दिया। लेकिन पठानकोट के इस हमले ने एक बार फिर सरहद की शांति को तोड़ा है, भारत के भरोसे को तोड़ा है और पाकिस्तान पर दोहरे चाल चरित्र के आरोपों की पुष्टि की है। लाहौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की मुलाकात के 8वें दिन की ये वारदात आखिर क्या समझी जाए, क्योंकि हमले की इतनी बड़ी प्लानिंग को इतनी जल्दी अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो फिर क्या हम अपने गैर जिम्मेदार सिस्टम पर सवाल कर सकते हैं, जिसने आईएसआई को एक बार फिर देश के खिलाफ साजिश रचने में कामयाब होने दिया। पुलिस ने बेस कैंप की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने के आरोप में 30 अगस्त 2014 को आर्मी के जवान सुनील कुमार को अरेस्ट किया था, जिसने पूछताछ के दौरान ऐसे हमलों की प्लानिंग का जिक्र किया था। देश की सिक्योरिटी से जुड़े इस मामले में पुलिस वक्त पर चालान भी कोर्ट में पेश नहीं कर पाई और सुनील को जमानत तक मिल गई। जहां तक बात जवाबी हमले की है, तो कार्रवाई के दौरान हमें ये तक अंदाजा नहीं था कि कितने दहशतगर्द हमारी सीमा में दाखिल हुए हैं, जबकि इसके इनपुट्स पहले ही मिल चुके थे। जाहिर है हमारा सुरक्षा तंत्र नाकाम रहा है। हम आईएसआई के नए करतब को समझने में शायद जल्दबाजी कर गए। जो कल तक कश्मीर में होता था, अब शिफ्ट होकर पंजाब में हो रहा है। खुद सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत के डिफेंस सीक्रेट्स जानने के लिए अपना पैटर्न बदल दिया है। वरना बीते पिछले 2 महीने में दिल्ली और पंजाब से बीएसएफ के अब्दुल राशिद, राइफलमैन फरीद खान, हैंडलर कैफियतुल्लाह, एयरफोर्स के रंजीत और अश्विनी कुमार को अरेस्ट नहीं किया जाता। यूपी से मोहम्मद एजाज और राजस्थान से दीना खान, इमामुद्दीन, एक्स सर्विसमैन गोवर्धन सिंह राठौड़ और बीरबल खान की गिरफ्तारी नहीं होती। 2 महीने में गिरफ्तार 14 आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन लोगों ने आर्मी के ग्वालियर बेस और एयरफोर्स के भटिंडा और जैसलमेर बेस के बारे में जानकारी लीक की थी। इनसे कुछ मैप और एयर स्ट्रिप्स के बारे में भी जानकारी मिली थी। इन आरोपियों ने इंडिया यूके की ज्वाइंट एक्सरसाइज इंद्रधनुष की भी जानकारी लीक की थी। मतलब सरहद पार जो जानकारी चाहिए जा रही है, लेकिन इसका तोड़ हर बार देरी से निकाला जाता है। जाहिर है सरहद पार मौजूद आईएसआई और अलगाववादियों पर ना तो शरीफ सरकार का नियंत्रण है और ना ही आगे इसके आसार नजर आते हैं। पाकिस्तान में फौजी सत्ता भी सरकार के बराबर हर मर्तबा खड़ी होकर भारत को आंख दिखाती आई है, क्योंकि कारगिल आज भी देश के सीने पर जख्म लिए खड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान पर कैसे लगाम कसी जाए,
इसका रास्ता किसी भी सल्तनत ने तय नहीं किया। हर बार की लड़ाई महज मौके पर मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे पर ही क्यों आकर रुक जाती है? कैसे हर बार की वार्ता को बीच में रोककर नए सिरे से बातचीत का इंतजार किया जाता है? इसका जवाब ना तो पहले की किसी सरकार ने दिया और ना ही मौजूदा सरकार के पास नजर आता है। एक बार फिर पठानकोट के जरिए पाकिस्तान के जख्मों को हरा किया है। क्या इस दगेबाजी का जवाब वक्त पर दिया जाएगा और इसका रास्ता कैसे निकलेगा? इसका इंतजार भी देश के हर शख्स को आज भी है। तो फिर क्या समझा जाए? पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की जो दगाबाजी है जग जाहिर हुई है। आप भी राय दीजिएगा। FirstIndiaNews.com के साथ साथ फेसबुक पेज और ट्विटर पर आपके राय का इंतजार है। आज के इश्यू पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी विधायक फूलचंद भिंडा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। विदेश नीति के जानकार BM जैन साहब हमारे साथ होंगे। साथ ही विश्लेषक नारायण बारेड जी इस चर्चा में हमारे बीच मौजूद होंगे। आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ एक बड़ा मुद्दा, पाकिस्तान की बार बार दगेबाजी के बाद, जैन साहब आप इस पूरे मसले को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आपने जो जिस तरीके से अपनी पृष्ठभूमि को रखा है, दो बातें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के आतंकी हमले के पीछे जो एक कहानी है और जो एक पैटर्न है, और उस पैटर्न को यदि आप देखें, जब फरवरी 99 में लाहौर घोषणा हुई, उसके तुरंत बाद कारगिल हुआ, मई से जुलाई, उसके बाद के अंदर दिसंबर 2001 के अंदर हमारी पार्लियामेंट पर हमले हुए जी, और 26/11 ये हुआ। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का जो सिलसिला 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू हुआ था, और इस सोच के साथ कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार आएगा। लेकिन इसमें दो बातें इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 कि हमें पाकिस्तान की मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशन जो सबसे पावरफुल है, उस पर सिविलियन कंट्रोल नहीं है। नंबर 2, पाकिस्तान में रहने वाले जितने आतंकी, उनके जिसको हम कहते हैं इंडिजिनस टेररिस्ट हैं, उन इंडिजिनस टेररिस्ट के ऊपर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये उस दृष्टिकोण से हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से एक बैलेंस को स्थापित करें, क्योंकि ये हमला जो हुआ है पठानकोट के अंदर, कभी और फ्यूचर के अंदर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ये ज़रूरी, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर का सबसे पहली बार उल्लंघन हुआ है। इससे पहले जो घटना गुरदासपुर के अंदर हुई जुलाई 2015 के अंदर, तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल का था जी। तो ये हमारे लिए सुरक्षा मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमें एक लंबी अवधि की रणनीति का निर्माण करना पड़ेगा। नारायण बारेड साहब, इस दगाबाजी के पीछे आप कोई वजह टटोलते हैं? पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी यहाँ मौजूद है, वो चाणक्य में बहुत यकीन करते होंगे। चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था कि जो राजा ये कहता हो कि दुश्मन ने मेरे साथ दगा किया, उसको राज करने का कोई हक नहीं है। भारत की आज असुरक्षित सरहद, किसी माँ की उजड़ी हुई कोख, किसी बहन का सुहाग, किसी बहन की राखी, कोई यतीम व बच्चा, उनकी वेदना चीख चीख के पूछती है कि मेरे मुल्क के रहबर कहाँ है, जिन पे नाज था हिंदुस्तान को, वो कहाँ है। 2011 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो मुख्यमंत्री थे, एक टेलीविज़न चैनल को संबोधित करते हुए कहा था कि पड़ोसी हमारे पे हमला करके चला जाता है और हम अमेरिका जाते हैं, पाकिस्तान जाइए। आज उनको क्या हो गया है? क्योंकि कोई नेतृत्व है सीने के नाप से नहीं, विचारों के ताप से बनता है। और इनके राज में, मैं उनके राज में भी ऐसा होता था, इनके राज में भी होता था, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जो LOC है हमारी 1225 किलोमीटर लंबी, उस पे वायलेशन की घटनाएं बढ़ी है जी। 583 घटनाएं 2014 में हुई है। पहली तिमाही जो 2015 की, उसमें 199 घटनाएं हुई है। और अब घटनाएं पहले LOC पे होती थी, अब इसके इतर भी हो रही है। पंजाब में हुई है, राजस्थान में हुई है और गुजरात में हुई है। तो बहुत दुश्वार हालात में हमको ला खड़ा किया गया है और हमको दिमाग भी लगाना चाहिए था, दिल भी लगाना चाहिए था, रणनीति भी हमारी कसनी चाहिए थी। क्योंकि जो तथ्य बताते हैं कि 26 दिसंबर को पंजाब में जो इंटेलिजेंस के टॉप ऑफिसर अनिल कुमार, उन्होंने एक अलर्ट जारी किया था पूरे पंजाब को कि ऐसी घटनाओं की संभावना है, आतंकवादी घुस आए हैं।
वो हर एसपी को गई थी, वो बीएसएफ को गई थी, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को गई थी। इसके मायने ये हुआ कि दो जगह गफलत हुई है, एक पंजाब स्टेट की तरफ से और एक हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से, और दोनों इस बात के लिए जिम्मेदार है। इसलिए ये आत्ममंथन का नहीं, आत्मग्लानि का वक्त है। ये आत्मग्लानि का वक्त है, और क्या इस आत्मग्लानि को आज बीजेपी झेल रही है? भिंडा साहब, आपसे जानना चाहते हैं, सरकार बदली लेकिन नीति वो की वो, ऐसा क्यों है? ऐसा है कि विदेश नीति कोई टेम्परेरी फेज नहीं है। विदेश नीति एक दीर्घकालीन रणनीति होती है। कारगिल युद्ध भी वो आपने उदाहरण दिया, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद में जो हमने उसको फेस किया और जो परिणाम उसके आए वो काबिल तारीफ थे। सारी दुनिया ने उसकी प्रशंसा की, और आज भी मैं कह रहा हूँ ये घटनाएं हो रही हैं, आज नहीं हो रही, ये लगातार हो रही हैं, और ये तब से हो रही है जब से बांग्लादेश बारट साहब ने जिक्र किया अभी कि विदेश नीति में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उनका जो नजरिया था वो देखने को नहीं मिलता। एक बार फिर अमेरिका का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री थे उस समय, मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनको ये ध्यान में आया कि सेना कितनी जर्जरित कर दी पिछली कांग्रेस सरकार ने 10 साल में, कितना इम्यूनेशन गड़बड़ है, कितने गाड़ियां कंडम हो चुकी, कोई आधुनिक हथियार नहीं है, बजट नहीं है, ये सारा का सारा देखा उन्होंने, और उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। तब 56 इंच का सीना 22 का हो गया, इसलिए 56 इंच का सीना 22 का हो गया। 56 इंच का जो सीना है अब 22 इंच का हो गया, 56 इंच का ही रहेगा, अब 22 का हो गया है। ये आप कह रहे हैं ना, अपनी स्थिति देख के आपने सीना 22 का कर लिया है। सुरक्षा के अब जो लिए 56 इंच का सीना था वो आपने 22 इंच का कर लिया है, इसलिए बहुत अच्छी बात है, जनवरी, बहुत अच्छी बात है। सुनील जा रहा हूँ, एक बार भिंडा साहब कंप्लीट कीजिए। 63 में एक प्रस्ताव पास हुआ संसद में कि जो हमारी गलती से हमने जो 30,000 किलोमीटर दी जमीन, उसको वापस लेकर संबंध स्थापित करेंगे। क्यों करेंगे इंदिरा जी, क्यों संबंध स्थापित किए, क्यों राजीव गांधी ने संबंध स्थापित किए, क्यों थूक कर चाट गए? आज वही संसद, उसी आधार पर आज घर घर में स्थिति आ गई। आज उस बात की चिंता कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। आप मानते हैं कि पहले के हालात ने आज की स्थितियां बना दी? सुनील जी, ऐसा नहीं है, सरहद पर पहली बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा। मुंबई हमले को भी याद कर लीजिए, तमाम बातें सामने है, चाहे मौजूदा सरकार हो या फिर पहले की सरकारें हो। आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान बार बार नापाक हरकतों को अंजाम देता है और उन पर कोई काम नहीं होता? पिछली बार मनमोहन सिंह जी, जहाँ उधम सिंह पैदा हुआ, मनमोहन सिंह जी पैदा हुए थे, देखो वो तो मारा था जनरल डायर को, और इन्होंने चुप रहे, मुंह से नहीं बोले, और वो करे मेरे से करे। सुनील जी, जवाब चाहूंगा आपसे। 56 इंच 52 इंच की बात करते हैं। देखिए, बात जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो जिस पाकिस्तान से भयभीत होकर बैठे हैं उसको हमने 1 के 2 किए। नहीं पहली बात और समझ के बैठिए, जिस पाकिस्तान से आप भयभीत होकर बैठे हमने उसके 1 के 2 दिए, हमने 1 के 2 किए। यही कांग्रेस पूरी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग कर दिया। रही बात आपकी बात, जिस चीज पे आपको शर्म आनी चाहिए, जिस कारगिल पे आपको शर्म आनी चाहिए, आपके इंटेलिजेंस फेलियर के कारण आपके अटल बिहारी वाजपेयी सोते रहे, आप पूरे सोते रहे, 3 महीने तक आपको पता नहीं चलता। शर्म आनी चाहिए। सुनील जी और भिंडा साहब, क्या आप दोनों इसी मंच पर इसी तरह आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। अजीब बात है, आप देख लीजिए, जिनको शर्म आनी चाहिए वो यहाँ पे बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। सुनील जी, आपकी लापरवाही, सुनील शर्मा जी, कारगिल सुनील शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, आपके कारण कारगिल हुआ है, आपके कारण कारगिल हुआ है। आप कंधार के अंदर छोड़ के आते हैं। सुनील शर्मा जी, मेरे ख्याल से एक ब्रेक पर जा रहा हूं, क्योंकि बहस का मोड है मेरे ख्याल से। सुनील जी, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, पहले ब्रेक लेना पड़ेगा। सुनील जी, चलिए ब्रेक पर जा रहा हूं, तुरंत लौटूंगा और चर्चा को जारी रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है।